अचीवर्स आईएएस एकेडमी पटना के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम लोग 4 अगस्त से जुड़े नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार पर जो भी टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उनके फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को समझेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो टेकअप करने वाले हैं वो 9 सब्जेक्ट्स हैं। इन 9 टॉपिक्स में आप जानते हैं कि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के मिले जुले होते हैं ताकि मोनोटोनी नहीं बने। तो एक तो बिहार से आज पहला है। दूसरा इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान और ईरान का जो रिलेशनशिप है। एक नेशनल आर्ट्स जो है, ये उससे जुड़े ये है। हालांकि ये इसी से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। फिर उसके बाद में गाजा में जो प्रॉब्लम है रिवन्ना के बारे में, इसरो का, कि बिहार विधानसभा का जो सत्र, ये जो 17वीं खत्म हो रहा है, उसके बारे में बिहार राज्य सहकारी बैंक और फिलीपींस के प्रेसिडेंट का जो विजिट हो रहा है, ये उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पर। थर्ड, बिहार म्यूजियम बिनाले। म्यूजियम बिनाले एक तरह का ये म्यूजियम के डेवलपमेंट, उसका भागीदारी और उसकी भागीदारी और उसका कंट्रीब्यूशन दोनों को और बढ़ाने के लिए और लोगों तक पॉपुलर करने के लिए और कल्चरल हेरिटेज को और आगे बढ़ाने के लिए ये एक एनुअल लेवल पर अ, काम किया जाता है। और इसमें कई तरह के एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। बिहार का थर्ड म्यूजियम बिनाले जो है, ये आयोजित किया जा रहा है 7 अगस्त से। ठीक है। आप जानते हैं कि पटना में 2 म्यूजियम हैं। एक पटना म्यूजियम जो कि छज्जू बाग वाले वहाँ इलाके में है, तारामंडल के ठीक सामने वाला जो रोड जाता है। और एक है बिहार म्यूजियम। बिहार म्यूजियम बेली रोड पर ठीक हाई कोर्ट मोड़ जो है उसके ठीक सामने में, जो ऑफिसर्स फ्लैट है पुराना वाला, उसके सामने में है। ये काफी 350 मिलियन डॉलर, ये 350 करोड़ के रुपया से बना है। और ये पटना वाला जो है काफी पुराना है। इसमें जो है दोनों को लिंक करके एक अंडरवे भी बन रहा है ताकि दोनों को लिंक किया जा सके। खैर, इसमें जो है ये बिनाले जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें तो सबसे पहले 6 अगस्त को मुख्यमंत्री इसका शुरुआत कर देंगे। और वो पटना जो हम म्यूजियम बताए और बिहार म्यूजियम, वहाँ से ये पैदल चलेंगे। और हेरिटेज, ये इसको नाम जो दिया गया है वो हेरिटेज वॉक। ठीक है। तो ये हेरिटेज वॉक किया जाएगा और उससे लोगों में एक अवेयरनेस ये फैलाया जाएगा। इसमें कई देशों को शामिल किया जा रहा है। और खासकर आजकल आप जानते हैं कि इंडिया के डिप्लोमेसी में ग्लोबल साउथ टर्म बहुत बार सुनने को मिल रहा है। तो ग्लोबल साउथ पर फोकस किया जा रहा है और ग्लोबल साउथ से जो ये 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, उससे जो है कंट्रीज को शामिल किया जा रहा है। एशिया से इंडोनेशिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, लैटिन अमेरिका से मेक्सिको, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ये पेरू, वेनेजुएला, और अफ्रीका से इथियोपिया को। इस वर्ष का जो थर्ड म्यूजियम बिनाले है उसका थीम है ग्लोबल साउथ, शेयरिंग ऑफ हिस्टोरिक। तो ये ग्लोबल साउथ इतिहास की ये समझदारी। म्यूजियम बिनाले का जो थीम है वो है ग्लोबल साउथ, शेयरिंग ऑफ हिस्ट्री। आजकल जानते हैं सरकार का ध्यान हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा है। तो ग्लोबल साउथ, शेयरिंग ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। हालांकि वर्तमान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपका थीम है। देश की 3 प्रमुख संस्थाएं जो हैं ये काम करेंगी। और ये जो है, एक तो गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, ये काम करेगा। दूसरा जो है मेहरानगढ़ म्यूजियम है, ये इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तीसरा है
गांधी नेशनल आर्ट सेंटर, ये देश का बहुत ही प्रीमियर आर्ट सेंटर है, जो कि आर्ट एंड कल्चर को हर तरह से, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स का कंजर्वेशन हो, चाहे प्रोटेक्शन हो, चाहे और भी चीज़ें हों, उसमें जो है, जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन जो है, NMM, कभी आप मैगजीन में देखे होंगे हमारे, तो वो सारा चीज़ यही काम करता है। तो ये तीनों जो संस्थाएं हैं, थर्ड म्यूजियम बिनाले को अपना कंट्रीब्यूशन देंगी और उसको आगे बढ़ाएंगी। अब आते हैं ईरान और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, वो ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं, ये पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है, आ चुके हैं। अब और आज ये कल इन लोगों का जो है MOU भी साइन हुआ है, और इनका एक टारगेट है कि दोनों देशों के बीच में 10 बिलियन US डॉलर का एनुअल ट्रेड जो है वो बढ़कर हो जाए। तो ये है बात। यहाँ पर कहने का ठीक है, पाकिस्तान किसी के साथ कुछ भी करे, लेकिन बात यहाँ पर पॉइंट आउट करना ये है कि आप देख रहे हैं कि USA के साथ में पाकिस्तान की दोस्ती काफी बड़ी है। अभी मतलब ए, कई मौकों पर एक्सेप्शनल चीजें हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती को लेकर, और जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर करता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, उसका ईरान से अभी ठीक है, ईरान का USA से दुश्मनी है, लेकिन USA का पाकिस्तान से भी अच्छा संबंध है। USA का चाइना से अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन चाइना का पाकिस्तान से भी है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान अभी अ, मतलब अपोजिट कंट्रीज के साथ में अच्छे खासे रोमांस की स्थिति में है, डिप्लोमेटिक रोमांस। तो ये बहुत अच्छे स्थिति में डिप्लोमेसी कहा जाएगा, जो कि अभी इंडिया के लिए थोड़ा चिंताजनक है। तीसरा जो टॉपिक है, तो वो है गाजा में सहायता सामग्री। गाजा की स्थिति बहुत हृदय विदारक है। लोग नहीं समझते हैं, लोग भी जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है उसको लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन वो सब बात बाद में, जो बात यहाँ पर अपडेट करने का है, करेंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग अपडेट ही करते हैं। बाकी जो है पहले वाला जो आपका इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप उसमें ऐड ऑन करते हैं। अभी आपको बताएं कि यूएन में अभी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कि फ्रांस और सऊदी अरबिया ने उसको को चेयर किया था। उसमें भारत की तरफ से इतना डर डर के बात कहा गया था कि मतलब इजराइल का नाम नहीं लिया गया, बस केवल कहा गया कि भारत जो गाजा के जो वसिंदा हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और मतलब मानवीय स्थिति ठीक नहीं है। खाना पीना का बहुत दिक्कत है, एक मानवीय त्रासदी है, और इसको दूर किया जाना चाहिए। कौन कारण है, किस कारण से हुआ, कौन देश इसके लिए जिम्मेदार है, ये सब कुछ बात नहीं कहा गया। खैर, कोई बात नहीं है। तो एक, अब तो देखिए कि पहले तो फ्रांस ने कहा, स्पेन, अब और ब्रिटेन ब्रिटेन ने तो कहा है कि अगर 21 सितंबर से पहले अगर वहाँ की मानवीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो वो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन दे देगा। ये कौन सी धमकी है पता नहीं, लेकिन ये धमकी दी गई है। और स्टेट ऑफ मतलब कि आप तो जानते हैं कि 195 जो कंट्रीज हैं, उसमें से 144 कंट्रीज ने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं, आप जानते हैं। हालांकि इंडिया जो है वन ऑफ फर्स्ट कंट्रीज जो था उसको, लेकिन स्थिति बदली है। तो ये चीज, अब स्पेन ने जो है, हम आपको एक क्लास में बताए होंगे या मैगजीन में आप देखेंगे, जो अभी आ ही रहा है, कि उसमें स्पेन ने कहा है कि वो बड़ी मात्रा में
ये वहाँ राहत सामग्री जो है ये भेजेगा और वहाँ गिराएगा, एयर ड्रॉप करेगा। और इसमें जो है फ्रांस, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, बेल्जियम, जर्मनी, ये सारे लोग जो है, और गाजा के जो 20 लाख लोग हैं उनके लिए सामग्री ये भेजेंगे, खाने पीने का सामान। और ये आप कई बार फोटो वगैरह में भी देखे होंगे, हम उसमें भूल गए, फोटो हमको वो ऐड करना चाहिए था, जिसमें कि गाजा में जो है एयर ड्रॉप किया जा रहा है। अ, ठीक है। ये इजराइल के द्वारा, अच्छा, इजराइल वहां पर मानवीय त्रासदी भी ये क्रिएट किए हुए हैं, और इन कंट्रीज पर जो है अ, ये प्रतिबंध भी लगाया है कि आप यहाँ राहत सामग्री भी नहीं भेज सकते हैं, और ये लोग मान भी जाते हैं। अब जब वो हटाया है, मतलब दया करके, तब ये लोग भेज रहे हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है प्रज्वल रेवन्ना जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा के पौत्र हैं, उनके पुत्र के पुत्र हैं। और ये जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे कुमार स्वामी, एनडीए के शासन के समर्थन के साथ में, ये उनके भतीजा हैं। इनके पेन ड्राइव में करीब 2000 वीडियोस, जिसको कि ब्लू फिल्म कहा जाता है, उस तरह की चीजें थी। और इन पर जो है कुछ महिलाओं द्वारा रेप का, रिपीटेड रेप का आरोप लगाया गया। बहुत स्थिति ये थी। और ये 17वीं, ये 17वीं लोकसभा के वन ऑफ यंगेस्ट मेंबर थे, आप समझ सकते हैं। और ये अभी एमएलए भी थे। ये इन पर जो रेप मामला जो लगाया गया, तो एक एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट होता है, ताकि इन माननीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो और नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाना पड़े। तो इनके लिए एक एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट बनता है। उस कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करके 2 अगस्त 2025 को अ, ये निर्णय सुनाया, और इनको पहले तो दोषी पाया, और दोषी पाने के बाद उनको शेष प्राकृतिक जीवन के लिए, मतलब रेस्ट ऑफ नेचुरल लाइफ के लिए, उनको जेल में रहने का, जिसको कि आजीवन कारावास भी कहा जा सकता है। ये आर्टिकल 376 सेक्शन में इनको ये सजा सुनाया गया है। और ये जो है, इन पर डोमिनेंस ओवर अ वुमेन कमिटिंग रेप ऑन सच वुमेन, इस तरह का इन पे बेल भी इसी कारण से नहीं दिया गया था कि ये डोमिनेंट करके, मतलब डोमिनेंस करके ये मतलब गवाही जो है बदल आ सकते हैं। तो ये सब चीज है। अभी ये केवल एक मामला में इन पर ये सजा आया है, ठीक है। 4 मामले थे, अभी 3 पर आना बाकी है। देखा जाए क्या होता है। अभी तो खैर ये भी अभी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी ऐसे थोड़े लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो, इसरो का एलवीएम, एलवीएम जो है लॉन्च व्हीकिल मार्क 3, ये जो आप देख रहे हैं लॉन्च व्हीकिल मार्क 3, इसका नाम है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये लॉन्च व्हीकिल है। इस पर रख कर किसी सैटेलाइट को हम भेजेंगे। लेकिन बात ये है, ये जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, कितने वजन तक पेलोड्स ले जा सकते हैं, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। हम लोग कई बार जो है यूरोपियन एजेंसी से, स्पेसएक्स से, नासा से हम लोग हेल्प लेते हैं, जिससे कि जो भारी भरकम हमारे सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ा जा सके। एक दूसरी तरफ इसरो जो है और पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करने पर कोशिश करते रहता है, जिससे कि और भारी जो है हम सैटेलाइट अपना भेज सके और दूसरों से हेल्प नहीं लेना पड़े। तो इसमें जो है अब ये 3 स्टेज जो है
जिसमें कि क्रायोजेनिक इंजन जो है वो लगा रहेगा। आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो उससे क्या होगा कि अ, उसका जो पावर होगा, लिफ्टिंग जो पावर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 42 किलो, और ये सॉरी 4200 किलो तक के जो है ये पेलोड्स जो है ये ले जा सकते हैं। तो ये अब इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन अभी इसमें देर है, क्योंकि इसका जो लॉन्चिंग मतलब फाइनल टेस्ट जो है वो 2027 के Q1 में होने वाला है, यानी कि जनवरी से ये अप्रैल के बीच में होने वाला है। तो अभी देर है, लेकिन चीजों को समझते चलेंगे ना, तो आगे साइंस और टेक वगैरह में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एक तो देखिए 3 स्टेज जो ये है, एलवीएम है, इसमें एक फर्स्ट स्टेज जो है सॉलिड का है, सेकेंड स्टेज जो है लिक्विड फ्यूल गैस, ये रॉकेट इंजन है। अब इसको नाम दे दिया गया है विकास। विकास मतलब हर जगह दिखना चाहिए। अब ये विकास भले ही इसका फुल फॉर्म जो है विक्रम सारा, ये अम्बालाल साराभाई, वी कहाँ गया काश, अच्छा, वी, वीक, वी आई के वीक, ये ए, ये एस, विकास हो गया विकास। अब भले वो डेवलपमेंट नहीं हो, लेकिन विकास हो गया। अच्छा, चलिए थर्ड पे जो क्रायोजेनिक इंजन जो है ये लगेगा। और ये जो है फर्स्ट इंडियन क्रायोजेनिक जो है ये होगा। अब इसमें जो है बहुत सारे अभी टेस्ट बाकी हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। इसमें जो है एक लिक्विड ऑक्सीजन और रिफाइंड केरोसिन का यूज किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन को एलओएक्स कहा जाता है। और यही लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये फिर हाइड्रोजन के साथ में इसको जोड़ा जाता है, और इस तरह से इसके एलओएक्स के क्षमता का ये बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये अब इससे क्या होगा कि ये 28 टन का जो क्षमता है इसका, वो 32 टन का क्षमता हो जाएगा। ठीक है। तो वही बात जो आपको शुरू में बताया वही है। आगे बढ़ते हैं, विंड पावर। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो बहुत सारा बात करते हैं, बहुत तरह की बात है। विंड एनर्जी पर फोकस रहता है। और विंड एनर्जी की क्षमता जो है, आप अभी आप जान लीजिए, ये डेटा ले लीजिए, 51.3 गीगावाट हो गया है विंड पावर का। ठीक है। अ, केवल केवल 2025 के जनवरी से जून तक 3.5 गीगावाट बढ़ा है। खैर, ये तो बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो देखिए हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी या फिर विंड एनर्जी जो है, विंड पावर क्यों कर रहे हैं? क्लाइमेट को और बढ़िया बनाने के लिए। क्लाइमेट एक बहुत ही बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। ठीक है। ये जो है, ये एक केवल एक तरफा हम केवल पेड़ ही लगा दें तो क्या हमारा विकास हो जाएगा? क्या क्लाइमेट एनर्जी ये एक मतलब ग्रीन क्लाइमेट या क्लाइमेट हमारा सुधर जाएगा? सारे फैक्टर्स को एक बैलेंस में रखेंगे, तभी जाकर हमारा पूरा नेचर, पूरा प्रकृति जो है वो काम करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये विंड फैंस हैं, यहाँ पर पक्षियों के मरने की बात जो है वो काफी ज्यादा घटना बढ़ रही है। और आप समझिए कि एक ये किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें कि 90 टर्बाइन, ये टर्बाइंस का सर्वेक्षण किया गया। उसके हर टर्बाइन के 150 मीटर के क्षेत्र में 124 पक्षी जो है डेड पाए गए। ये रिसर्च है, रिसर्च किया गया है। और उससे ये जो डिस्कशन ये निकला, ये रिसर्च जैसलमेर में, राजस्थान के
3,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में किया गया, थार डेजर्ट से रिलेटेड है, जहाँ की 900 विंड टर्बाइन्स हैं। ये हम आपको केवल 90 का बताएं। तो ये एक चीज है। अब इस पर देखिए, आपके एग्जाम में जब विंड पावर के नेगेटिव पॉइंट्स को लिखने को कहा जाएगा तो आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। बिहार में नशा जो है काफी बढ़ रहा है। एक बार हम लोग सुने थे उड़ता पंजाब, पता नहीं ये बहता पंजाब ये बहता बिहार हो जाएगा। क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी देख लीजिए, जो दुकान वगैरह है, खासकर पान वगैरह का, या जो चौक चौराहा पर रहता है, वहां पर गांजा पीने के इंस्ट्रूमेंट से लेकर, चरस पीने का इंस्ट्रूमेंट से लेकर कई चीज, मतलब कई कई बार तो हम देखे हैं जो कि समझ नहीं पाए। जब दुकान वाले से पूछे तब वो हमको बताया कि इसका यूज इसमें होता है। और देख रहे हैं कि आप वहां पर मतलब किसी काम से अगर कोई सामान खरीदने के लिए खड़े हैं, उतने देर में दो तीन जो यंग पर्सन्स हैं वो आकर उसको ले जा रहे हैं। तो अ, उड़ता पंजाब तो खैर है ही। ये बात हम लोग सिनेमा में देख ही चुके हैं, या फिर सिनेमा हर बार सच ही नहीं होता है, लेकिन जो स्थिति थी उसी के आधार पर सिनेमा भी बना था, और ये चीज वहां पर पाया जाता है। हरियाणा में भी है, उसी से सटा हुआ है। और अब ये तीसरा राज्य बिहार होगा जहां पर कि ये चीज महसूस किया जा रहा है कि अब यहाँ पर बिहार स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाना जरूरी है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड एजेंसी रहेगा तो स्पेशलाइज्ड काम करेगा। तो ये जो है, अभी बिहार के डीजीपी ने अभी कल ही कहा है कि इसके लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा, और ये कैबिनेट में भी पास इसको कराया जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार विधानसभा सत्र। आप जानते हैं कि 18वें विधानसभा का चुनाव होना है। ठीक है, 18वें विधानसभा का चुनाव होना है। 17वां विधानसभा का जो है अंतिम सत्र, मॉनसून सत्र, जो कि 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया, ये लास्ट था इसका मानसून सत्र। ठीक, मैंने मानसून सत्र था जो कि पूरे 17वें विधानसभा का लास्ट था। इसमें कुल मिलाकर 146 146 बैठक की गई थी, जिसका अवधि जो है वो 146 दिनों तक चली। और इसके पूरे मतलब 2020 से 2025 के बीच में जो सत्रों की संख्या थी वो 15 थी। ठीक है। सबसे अधिक सत्र जो है, सेशन, एक साल में जैसे कि सेशन 3 आप देखते हैं ना, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, कम से कम इतना तो होता है। तो जो छठी विधानसभा थी उसमें सबसे अधिक सत्र आयोजित किए गए थे, 19 सत्र। और 13वीं विधानसभा 2005 का ऐसा था जिसमें कि कोई सत्र ही आयोजित नहीं हुआ। तो ये सब चीज जानना चाहिए। और 13वीं के बाद सबसे कम, ये तो भंग हो गया था बहुत जल्दी इसलिए नहीं हुआ था। 13वीं के बाद जो है ये चौथी विधानसभा का सत्र जो है सबसे कम, केवल 5 का ये हुआ था। तो इस तरह से जानकारी रखनी चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक पर कोई ध्यान नहीं देता है, खासकर मेन स्ट्रीम के लोग। कोऑपरेटिव बिहार राज्य सहकारी बैंक, ये 2024-25 में, ये जैसे कि आप बिहार से रिलेटेड फाइनेंशियल स्थिति पर लिखेंगे या कुछ भी उस तरह का मेंस में, या पीटी में भी, पीटी में हमको हमको लगता है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 78 करोड़ का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट इसमें अर्न किया गया है। ठीक है। तो ये जो है स्थिति है बिहार राज्य सहकारी बैंक की। क्या टाइप कर देता है। आगे आइए, ज्वाइंट C25, ये एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच में एक्सरसाइज है?
ये चीन और रसिया के बीच में ये है। और ये कहाँ हो रहा है? सी ऑफ जापान में हो रहा है। ठीक है। अ, ये रसियन पोर्ट व्लादिवोस्तोक है, जहाँ पर कि ये चल रहा है। 5 अगस्त तक ये चलेगा। तो ये जो है 3 अगस्त से शुरू हुआ, 3 से 5 तक चलेगा। ज्वाइंट सी 2025 एक्सरसाइज किसके बीच में? चीन और रसिया के बीच में। कहाँ पर? सी ऑफ जापान में। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। इसके बाद आइए, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो 8 दिन की ये 4 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है। 4 से 8 तारीख तक लंबा है, लेकिन चलिए ठीक है। इंडिया होस्ट कर रहा है उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर, और वो आ रहे हैं। फिलीपींस के साथ में एक अब सिचुएशन क्या है कि फिलीपींस जो है ये अमेरिका का दोस्त है। एक समय अमेरिका का ही ये कॉलोनी हुआ करता था। जब अमेरिका छोड़ने लगा तो फिलीपींस और यूएसए में सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुआ। ठीक है। और इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत अमेरिका फिलीपींस की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। मतलब कि कुछ भी अगर होगा तो अमेरिका इसका साथ देगा। इसी के आधार पर फिलीपींस जो है कई बार देखा गया है ये चाइना से भिड़ जाता है, खासकर चाइना सी में। और ये चाइना से भिड़ जाता है, और शायद इसी बल पर जो है अमेरिका के सपोर्ट के कारण ही ये संभव हो पाता है। दूसरी बात जो है, फिलीपींस इंडिया से आर्म्स परचेज करने को इच्छुक रहता है। ब्रह्मोस जो है, अब तो ब्रह्मोस में ये भी कहा जाता है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। लेकिन जब पूरी तरह से स्वदेशी है तो फिर ये क्यों लगाया गया? इस पर विचार करिएगा। ठीक है, आप 50% स्वदेशी हो सकते हैं, 70% हो सकते हैं, 75% हो सकते हैं। होता क्या है कि स्टूडेंट्स के नज़र में गलत इंफॉर्मेशन जाता है और वो एग्जाम में गलत लिख कर आते हैं। बात बस इतनी सी है। तो ये जो है साउथ चाइना डिप्लोमेसी के लिए फिलीपींस इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनका विजिट भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अ, जो ये फिलीपींस के करेंट प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर देखिए, इनका नाम आपको साफ साफ दिखाई देगा। मिस्टर फर्डिनेंड रामुल डेज रामुल डेज मार्कोस जूनियर। एक्चुअली इतना लंबा नाम कोई बोलता नहीं है, हमको भी बोलने में दिक्कत हुआ। इनको इनके फादर का नाम मार्कोस, और इनको मार्कोस जूनियर का के नाम से जाना जाता है। तो मार्कोस जूनियर जो है वो 2022 में चुनाव जीतकर, चुनाव की परिभाषा भी बहुत बदली हुई आजकल हो गई है, लेकिन 2022 के चुनाव को जीतकर ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है। अब ऐसे तो जब से बने हैं तब से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्कोस के साथ में 3 4 बार मिल चुके हैं। एक बार तो 20th आसियान समिट में, फिर ये जकार्ता में हुआ था, ये भी याद ही रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21st आसियान समिट और 19th ईस्ट एशिया समिट, ये वियंटियन में जो लाओपीडियर में है, ये जो है आयोजित हुआ था। तो मिल चुके हैं। तो एक दोनों नेताओं के बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री भी बन चुका है। और ये अ, एक और चीज है कि चाइना सी में ये जो है इंडिया और फिलीपींस अभी साथ में पेट्रोलिंग भी करने का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें कि आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्तन, ये किल्तन है। ठीक है। टाइप वाला को तो क्या कहें।
तो ये जो है ये तो वहां पर गया हुआ है। तो काफी इंटीमेसी टाइप का अभी फिलीपींस के साथ में चल रहा है। और अभी आए हैं ये, तो निश्चित रूप से आर्म्स डील पर भी एक बढ़िया साइन होने वाला है, सिग्नेचर होने वाला है। तो देखा जाए, अभी तो 8 जुलाई देर है। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है 4 अगस्त का करेंट अफेयर्स का क्लास आज यहाँ खत्म होता है। आप देखिए, हम लोग बहुत सिलेक्टिव लेते हैं, वही लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सके। अनर्गल टॉपिक पढ़ने से आप किसी को लग तो सकता है कि अरे हाँ, एक दिन में 20 टॉपिक ले लिए, 15 टॉपिक्स ले लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और वैसे भी जो आलतू फालतू सवाल पूछा जाता है, अब मान लीजिए किसी में पूछ दिया जाए कि इस स्कीम में किसी को, जो उसके मतलब बेनिफिशियरी हैं, कितना परसेंट सब्सिडी मिलता है। अब भाई, 2 लाख स्कीम है, सबका मालूम चलेगा कि आप इसके ये सब्सिडी से लेकर सब कुछ याद करिए, जो प्रोमिनेंट जो ये है उसका आदमी जान सकता है। अब जैसे मनरेगा हुआ या कोई भी और हुआ, एमडीएम हुआ किसी तरह का, तो वो सब जाना जा सकता है। तो इसलिए कम टॉपिक्स हम लोग लेते हैं और उसमें ठोस नॉलेज रखिए। हम जितना बताते हैं उसको तो लीजिए ही, और भी ऐड ऑन करते जाइए। और जो भी आपको सवाल होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सवाल लिखिए, ताकि हम लोग भी आपका जवाब दे सकें और समझ में आ सके कि और क्या क्या चीज को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू।